back my channel Believe in Therapy. I am Neha and today discuss about for dislocation of shoulder. So last का जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया है फ्रैक्चर ऑफ क्लाविकल, फ्रैक्चर ऑफ स्कैपुला एंड सबलक्शन और डिसलोकेशन ऑफ स्टर्नोक्लाविकुलर जॉइंट एंड एक्रोमायोक्लाविकुलर जॉइंट. यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिए. चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. सो डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर में क्या होता है कि हमारा शोल्डर जॉइंट होता है वॉल एंड सॉफ्ट टाइप का जॉइंट होता है. इसकी जो एनाटमी होती है इसमें कि हमारी 3 बोन्स होती है, क्लैविकल एंड स्कैपुला एंड ह्यूमरस. ये तीनों एक दूसरे से आर्टिकुलेट होती है और इस हमारी मूवमेंट फ्रीली मूवमेंट कराती है, जैसे कि फ्लेक्सन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, रोटेशंस हो गए एंड एडक्शन एबडक्शन हो गया. तो ये फ्रीली मूवमेंट कराती है, कोई भी काम करने में, कोई भी वर्क करने में ये हेल्प करते हैं. तो इसमें क्या होता है, डिसलोकेशन हो जाता है. जो हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस होता है वो ग्लिनोइड कैविटी पे आर्टिकुलेट होता है. जो ग्लिनोइड कैविटी होती है वो सैलो होती है. हेड ऑफ ह्यूमरस उससे 4 टाइम्स बड़ा होता है, लार्ज होता है, जिससे कि उससे स्टेबिलिटी थोड़ा कम होने के चांस होते हैं. स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए वहाँ के जो आसपास की जो मसल्स होती हैं, हमारा ग्लिनोइड लैब्रम होता है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे कि डिसलोकेशन ना हो और फ्रीली मूवमेंट हो सके. तो यहाँ पे क्या होता है कि शोल्डर जॉइंट में डिसलोकेशन होता है कि हेड ऑफ ह्यूमरस जो है वो वहाँ से डिसलोकेट हो जाता है ग्लिनोइड कैविटी से. तो ये मोस्ट कॉमन जो जॉइंट होता है ह्यूमन बॉडी में कि जिसमें डिसलोकेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. इट अगर मोर कॉमन इन एडल्ट एंड इज़ रेयर इन चिल्ड्रन. मोर कॉमन एडल्ट में एंड बहुत कम ही ऐसा होता है चिल्ड्रन में देखने को मिले. एंटीरियर डिसलोकेशन इज मच मोर कॉमन देन पोस्टीरियर डिसलोकेशन. एंटीरियर डिसलोकेशन बहुत ज़्यादा होता है एंड पोस्टीरियर बहुत कम देखने को मिलता है. नेक्स्ट हम देखते हैं शोल्डर इनस्टेबिलिटी. शोल्डर इनस्टेबिलिटी होने की वजह से ही डिसलोकेशन होता है शोल्डर पे. सो जो हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस और ग्लिनोइड कैविटी होती है वॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट होता है. ये बहुत ज़्यादा ऐसे इसके केसेस आते हैं कि शोल्डर इनस्टेबिलिटी हो रही, डिसलोकेशन के केसेस बहुत आते हैं. इसमें क्या होता है कि फर्स्टली पेन होने लगता है पेशेंट को स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे पेन होता है वो सीवियर होता जाता है. तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे कैप्सूल्स होते हैं उन पे फोर्स पड़ने की वजह से स्ट्रेच पड़ता है. स्ट्रेच होता है तो वहाँ के जो डिसलोकेशन या सबलक्शन देखने के चांसेस मिल सकते हैं. तो इसमें क्या है कि जो शोल्डर जॉइंट होता है उसमें लूज़ होने लगता है, धीरे धीरे लूज़ होने लगता है और सबलक्शन एंड डिसलोकेशन होने लगता है. हेड ऑफ ह्यूमरस इज नॉट स्टेबल इन ग्लिनोइड कैविटी. जो ह्यूमरस होता है वो स्टेबल नहीं होता है ग्लिनोइड कैविटी पे. एंड दिस इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ए बॉल इज बिग एंड सॉकेट इज स्मॉल एंड सैलो. सो पेन अकर ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ द कैप्सूल एज हेड मूव आउट. जो पेन होता है हमारे कैप्सूल पे स्ट्रेच पड़ता है, इसकी वजह से हमारा जो हेड है वो मूव आउट हो जाता है. किसी भी डायरेक्शन में मूव आउट हो जाता है. बाई डायरेक्शनली होता है, मल्टीपल डायरेक्शनल होता है या किसी एक डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल हो सकता है. तो इसमें हमें जो रिक्वायरमेंट होती है इसे रिडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है. जो पर्सन को जो शोल्डर डिसलोकेशन या सबलक्शन हुआ है तो इसमें हम रिडक्शन करते हैं कि जनरल एनेस्थीसिया देके या बिना जनरल एनेस्थीसिया देके हम उसे रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट इज पॉइंट द पेशेंट विथ फ्रैंक इनस्टेबिलिटी में प्रेजेंट विथ एन एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस. जो पेशेंट होता है उसमें उसे फील होता है कि हेड जो हमारा ह्यूमरस का हेड है वहाँ पे इनस्टेबिलिटी हुई है और उसमें एबनॉर्मल मूवमेंट होने लगते हैं हेड ऑफ ह्यूमरस पे. इट मे बी इनस्टेबिलिटी इन मल्टीपल डायरेक्शन. इनस्टेबिलिटी है वो मल्टीपल डायरेक्शन में भी हो सकती है, जैसे कि एंटीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया. किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है इंस्टेबिलिटी, जिसे हम बोलते हैं मल्टीपल डायरेक्शनल इनस्टेबिलिटी. बायडायरेक्शनल इंस्टेबिलिटी भी होते हैं, यूनिडायरेक्शनल भी इंस्टेबिलिटी होता है, इनस्टेबिलिटी होता है. नेक्स्ट क्लास हम इसका मैकेनिज्म देखने वाले हैं. सो जो इंजरी होती है उसको ज़्यादातर जो इंजरी मैकेनिज्म होता है उसका आउट स्ट्रेच हमारा सोल्जर हो जाता है. आउट स्ट्रेच मीन्स जो हमारा सोल्जर है वो अबडक्टेड हो जाता है, एक्सटर्नली रोटेट कर जाता है. उस कंडीशन में जब हम फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं आउट स्ट्रेच ऑफ हैंड. फर्स्ट द फॉल एंड आउट स्ट्रेच हैंड विद द सोल्जर एबडक्टेड एक्सटर्नली रोटेटेड इज कॉमन मैकेनिज्म ऑफ इंजरी. ये कॉमन होता है कि फॉल हो जाए आउट स्ट्रेच हैंड के साथ, जिसमें कि सोल्जर हमारा एबडक्ट हो जाए और एक्सटर्नली रोटेशन हो रहा है. नेक्स्ट इज अकेशनली इट रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट पुशिंग द ह्यूमरस हेड ऑफ ग्लिनोइड कैविटी. बहुत कम ही ऐसा होता है कि डायरेक्टली कोई फोर्स पड़ने की वजह से ग्लिनोइड कैविटी पे डिसलोकेशन हुआ हो. नेक्स्ट इज पोस्टीरियर डिसलोकेशन रिजल्ट इन डायरेक्ट ब्लो ऑन द फ्रंट ऑफ सोल्जर ड्राइविंग द हेड बैकवर्ड.
जो पोस्टीरियर डिसलोकेशन होता है, ज़्यादातर हमने बताया कि एंटीरियर डिसलोकेशन जो कॉमन होता है, पोस्टीरियर डिसलोकेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि सामने से जब हम कोई भी फोर्स पड़ता है, प्रेशर पड़ता है सामने से, तो हमारा हेड होता है वो पोस्टीरियर चला जाता है। हेड जो होता है बैकवर्ड चला जाता है, डायरेक्ट लो फ्रंट ऑफ शोल्डर। जब हमारा कोई भी फोर्स डायरेक्टली हमारे शोल्डर के फ्रंट पे पड़ेगा तो उस कंडीशन में हमारा हेड है वो पोस्टीरियरली चला जाता है। नेक्स्ट इज पोस्टीरियर डिसलोकेशन इज कंसिक्वेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड एपिलेप्सी कन्वल्सन। पोस्टीरियर डिसलोकेशन जो होता है वो कभी कभी इलेक्ट्रिक शॉक या एपिलेप्सी के कारण भी हो सकता है। सो ये हमारी मैकेनिज्म ऑफ इंजरी थी कि कैसे हमारी जो इंजरी होती है, कैसे एंटीरियर डिसलोकेशन या पोस्टीरियर डिसलोकेशन होता है। तो एंटीरियर डिसलोकेशन वही आउट स्ट्रेच हैंड की वजह से होता है, हम फॉल हो जाए, बट रेयरली ऐसा होता है कि डायरेक्ट कोई पुशिंग फोर्स पड़े हमारे शोल्डर पे एंड जिसमें हम कोई भी कंसिक्वेंस इलेक्ट्रिक शॉक या एपिलेप्सी कन्वल्सन के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी पैथोएनाटमी के बारे में। सो पैथोएनाटमी में जो डिसलोकेशन होता है शोल्डर का वो कुछ टाइप ऐसे होता है कि एंटीरियर डिसलोकेशन हो जाता है, पोस्टीरियर डिसलोकेशन होता है एंड लग्जाटो इरेक्टर मीन्स इंफीरियर डिसलोकेशन देखने को मिलता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं एंटीरियर डिसलोकेशन के बारे में। एंटीरियर डिसलोकेशन में क्या होता है कि जो हमारा हेड होता है ग्लिनोइड कैविटी से बाहर निकल जाता है फोर्स पड़ने की वजह से। एंटीरियर डिसलोकेशन इन दिस इंजरी हेड कम आउट ऑफ ग्लिनोइड कैविटी एंड फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 सब टाइप्स। हेड होता है बाहर निकल जाता है, 3 सब टाइप्स में डिवाइड होते हैं, प्रीग्लिनोइड, सब कोराकॉइड एंड सब क्लैविकुलर। सो प्रीग्लिनोइड में क्या होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये जो हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस है, ये हमारा स्कैपुला हो गया, ये क्लैविकल हो गया। जो हेड ऑफ ह्यूमरस है ग्लिनोइड कैविटी से आर्टिकुलेट है। हमारे प्रीग्लिनोइड कंडीशंस में क्या होता है, हेड लाइज इन फ्रंट ऑफ ग्लिनोइड। तो मीन्स इसमें डिसलोकेशन जो होता है फोर्स पड़ने की वजह से आउट स्ट्रेच होने, तो जो हेड है यहाँ से ये नॉर्मल पोजीशन थी, यहाँ पे एंटीरियर डिसलोकेशन जब होता है तो प्रीग्लिनोइड में क्या है कि हेड हमारा लाइज करता है ग्लिनोइड कैविटी के सामने। एंड नेक्स्ट इज सब कोराकॉइड प्रोसेस, हेड लाइज बिलो कोराकॉइड प्रोसेस, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिसलोकेशन। सब कोराकॉइड में क्या होता है, जो हेड होता है हमारा सेकंड पोजीशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा हेड है ये कोराकॉइड प्रोसेस के बिलो होता है। कॉमन टाइप का डिसलोकेशन होता है, बहुत ज़्यादा यही कॉमन देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज सब क्लैविकुलर। सब क्लैविकुलर में क्या होता है कि हेड लाइज बिलो द क्लैविकल, जो हेड लाइज होता है वो बिलो द क्लैविकल होता है। तो इस टाइप से डिसलोकेशन होता है, हमारे एंटीरियर डिसलोकेशन बोलते हैं इसे। एंटीरियर डिसलोकेशन हमेशा कोई भी फोर्स जो पड़ता है पीछे से या आउट स्ट्रेच फोर्स पड़ता है उस कारण से ही होता है। जब एंटीरियरली कोई फोर्स पड़ता है तो हमारा जो हेड होता है वो पोस्टीरियरली डिसलोकेट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्टीरियर डिसलोकेशन। सो पोस्टीरियर डिसलोकेशन में क्या होता है, इस टाइप की जो इंजरी होती है इसमें हेड ऑफ ह्यूमरस जो होता है कम टू लाई पोस्टीरियरली या बिहाइंड द ग्लिनोइड। जो हेड होता है हमारा यू कम टू लाई पोस्टीरियरली होता है एंड जो ग्लिनोइड कैविटी के पीछे होता है। लग्जाटो इरेक्टर या इंफीरियर डिसलोकेशन, इसमें क्या होता है कि जो ये बहुत रेयरली होता है, जो हेड होता है वेयर द हेड कम्स टू लाई सब ग्लिनोइड पोजीशन, जो हमारा हेड होता है सब ग्लिनोइड पोजीशन में आ जाता है। तो ये हमारी पैथोएनाटमी थी, इसमें एंटीरियर डिसलोकेशन होता है, पोस्टीरियर डिसलोकेशन होता है, एक इंफीरियर डिसलोकेशन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके पैथोलॉजिकल चेंजेस कुछ आ जाते हैं। So pathological changes occur in more common in anterior dislocation. First is Bankart lesion, second is heel sash region and third is rounding off. So Bankart lesion में क्या होता है कि डिसलोकेशन होने के चांस होते हैं जब हमारे जो ग्लिनोइड लैब्रम होता है उसकी स्ट्रिपिंग होने लगती है, मीन्स फोर्स पड़ने की वजह से वहाँ पे स्ट्रिपिंग होने लगती है। जो हमारी पेरिस्टियम होता है, जो पेरिस्टियम होती है इसकी जो कवरिंग है वो एंटीरियर इंफीरियर सरफेस में ग्लिनोइड कैविटी और सर्जिकल नेक जो होती है उसके बीच में आ जाती है, मीन्स स्ट्रिपिंग होगी ग्लिनोइड लैब्रम का। तो इससे सीवियर केसेस जो होते हैं वहाँ पे क्या देखने को मिलता है बैंकार्ट लीजन में कि एवर्जन ऑफ पीस ऑफ बोन फ्रॉम एंटीरियर इंफीरियर ग्लिनोइड रिम इज कॉल्ड बैंकार्ट लीजन। जो हमारे सीवियर केस जो होते हैं उनमें क्या होता है कि जो बोन होती है, बोन का पीसेस होते हैं, वो एबल्सन जो पीस होते हैं, बोन के जो पीस होते हैं वो एंटीरियर इंफीरियर ग्लिनोइड कैविटी में आ जाते हैं, इसे हम बोलते हैं बैंकार्ट लीजन। नेक्स्ट इज हिल सैच लीजन। हिल सैच लीजन में क्या होता है कि ये हमारा जो ह्यूमरल हेड होता है पोस्टरलेटरली क्वाड्रेंट में डिप्रेस हो जाता है, मीन्स उसमें चला जाता है
और वहाँ पे जो हमारे एजेस होते हैं, एंटीरियर एजेस होते हैं, वो बार बार इम्पिंस करते हैं ग्लोइड कैविटी के हेड को, जिसे हम बोलते हैं हिल सैच लीजन। वहाँ पे लीजन हो जाता है। नेक्स्ट इज राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ में क्या होता है कि हेड हमारा जो होता है रिपीटली बार बार डिसलोकेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ इंजरी होती रहती है। जैसे कि हमारे रोटेटर कफ पे इंजरी होती है, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी पे इंजरी होती है। तो ऐसे वहाँ के आसपास के जो टिश्यू होते हैं उन पर इंजरी होती रहती है, क्योंकि ये रिपीट होता रहता है बार बार डिसलोकेशन होना। तो ये हमारे पैथोलॉजिकल चेंजेस थे। मीन्स बैंकॉट लीजन हो जाता है। बैंकॉट लीजन में लैब्रम जो होता है हमारा, वो स्ट्रिपिंग हो जाती है उसकी। एंड हिल सैच लीजन में क्या होता है, बार बार इम्पिंजमेंट होते हैं हमारे वहाँ के आसपास के जो टिश्यूज होते हैं ग्लोइड हेड से। एंड राउंडिंग ऑफ में क्या होता है, रिपीटली डिसलोकेशन होने की वजह से इंजरी हो जाती है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं डायग्नोसिस कैसे करेंगे। सो डायग्नोस करने में क्या होता है कि पेशेंट को हम देखते हैं, जो पेशेंट की प्रेजेंट कंप्लेन होती है, पेशेंट आता है अपने पास, तो अपने हैंड को वो अबडक्ट किए हुए और अपनी एल्बो को अपोजिट हैंड से सपोर्ट दे के आता है। तो ये हम कंडीशन सबसे पहले देखते हैं कि हैंड होगा, शोल्डर होगा वो अबडक्टेड रहेगा और एल्बो पे सपोर्ट होगा अपोजिट हैंड से। तो ये जिससे कि पता चल जाता है ये हिस्ट्री है आउट स्ट्रेच की, जिसमें पेन होता है और मूवमेंट करने में शोल्डर की इनेबिलिटी होने लगती है। उसके बाद हम जब एग्जामिन करेंगे तो उसमें हम एग्जामिन में देखेंगे आर्म है वो एबडक्टेड है और जो शोल्डर जॉइंट है हमारा वो बिकम फ्लैट देखने को मिलता है। शोल्डर जॉइंट में फ्लैटनिंग हो जाएगी। पहले हमारा जो राउंड कर्व बनता है वहाँ पे फ्लैट हो जाएगा और कंप्लेन होगी कि पेन हो रहा है, इनेबिलिटी है मूव में। फिर उसका जब हम एग्जामिन करेंगे तो 2 टेस्ट कराते हैं, एक डुगास टेस्ट होता है, एक हैमिल्टन रूलर टेस्ट होता है। डुगास टेस्ट में क्या होता है कि हम जब पेशेंट को अपोजिट शोल्डर को, जो भी अफेक्टेड शोल्डर है जिस पे डिसलोकेशन हुआ है, उस शोल्डर से हम बोलेंगे कि अपने अपोजिट शोल्डर को टच करो, तो वो इनेबिलिटी होती है टच करने में। तो ये हमारा डुगास टेस्ट होता है। नेक्स्ट इज हैमिल्टन रूलर टेस्ट। हैमिल्टन रूलर टेस्ट में क्या होता है कि जो शोल्डर होता है हमारा फ्लैट हो जाता है। फ्लैट हो जाता है, उसे हम एग्जामिन करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक रूलर होता है, एक हमारी स्केल टाइप का रूलर होता है, जिसमें कि हम उससे पेशेंट के लेटरल साइड ऑफ आर्म पे प्लेस करते हैं। आर्म की लेटरली साइड प्लेस करेंगे, फिर वहाँ से हम उसे एग्जामिन करते हैं। तो उसमें हम टच करेंगे तो जो हमारी एक्रोमियन प्रोसेस होती है और लेटरल कॉन्डाइलर होता है वो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। मीन्स स्केल को हम इस टाइप से रखेंगे, पेशेंट की लेटरल कॉन्डाइल और ये हमारा एक्रोमियन, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाती है क्योंकि वो फ्लैट हो जाता है। यदि हमारे नॉर्मल कंडीशन में रूलर से हम देखते हैं, टच करते हैं, तो वहाँ पे ये टच नहीं होता है। तो फ्लैट होने की वजह से ये टच कर जाता है एक्रोमिक प्रोसेस और लेटरल कॉन्डाइल। नेक्स्ट हम इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एक्सरे भी कराते हैं कि यहाँ एंटीरियर पोस्टर एक्सरे कराते हैं शोल्डर का। एंड पोस्टर डिसलोकेशन हुआ है तो उसका एक्सरे कराते हैं। एक्सरे से भी इजीली डायग्नोस ना हो सके तो हम सीटी स्कैन भी कराते हैं। अब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। सो ट्रीटमेंट में वही कॉमन होता है कि हम जो भी सर्जन होगा या उसे हम रिडक्शन करना है, डिसलोकेशन हुआ है शोल्डर जॉइंट का तो उसे रिड्यूस करना है, तो हम जनरल एनेस्थीसिया का यूज़ कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते विद और विदाउट जनरल एनेस्थीसिया। एंड हम एक चेस्ट आर्म बैंडेज का भी यूज़ कर सकते हैं 3 वीक के लिए, जिससे कि इमोबिलाइजेशन रहे जॉइंट का। बैंडेज को हम रिमूव करेंगे तो और उसके बाद हम एक्सरसाइज परफॉर्म कराते हैं। तो ये हमारा ट्रीटमेंट होता है चेस्ट रिडक्शन अंडर साइडेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, चेस्ट आर्म बैंडेज, शोल्डर एक्सरसाइज। टेक्निक क्या होती है रिडक्शन करने की? 2 टाइप की टेक्निक होती है, एक कोचार मैन्यूवर होता है, एक हिप्पोक्रेटिस मैन्यूवर होता है। इनकी एक कोचार ने टेक्निक देती है, हिप्पोक्रेटिस ने टेक्निक देती है। ये जो कोचार मैन्यूवर टेस्ट होता है मोस्ट कॉमनली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें क्या ऐसे रिडक्शन करना होता है, तो 4 स्टेप होते हैं इसमें रिडक्शन के। एक ट्रैक्शन होता है, एक्सटर्नल रोटेशन होता है, एडिक्शन होता है, इंटरनल रोटेशन होता है। तो ट्रैक्शन में क्या करते हैं कि जो एल्बो को हम फ्लेक्स करते हैं एक राइट एंगल पे और ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं अपने लॉन्ग एक्सिस ह्यूमरस पे। एंड हमारी एक्सटर्नल रोटेशन में क्या करते हैं कि जो आर्म को रोटेट करते हैं एक्सटर्नली। एंड एडक्शन में क्या करते हैं कि जो एक्सटर्नली रोटेटेड आर्म को है उसे हम एडक्ट लाएंगे, कैरी करके लाएंगे मिड लाइन तक। एंड इंटरनल रोटेशन में होता है कि रोटेटर करेंगे, इंटरनली रोटेट करेंगे और हैंड को हम अपोजिट शोल्डर तक ले जाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा कोचर मैन्यूवर होता है, मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है टेक्निक। नेक्स्ट इज हिप्पोक्रेटिस मैन्यूवर। हिप्पोक्रेटिस मैन्यूवर में क्या होता है, इस टाइप का जो मेथड होता है वो सर्जन यूज़ करते हैं मेनली रिडक्शन के लिए। तो सर्जन अप्लाई करते हैं इसे, इसमें क्या कहते हैं फर्म स्टडी पुल एंड सेमी अबडक्टेड आर्म।
इसमें क्या होता है कि आप सेमी अबडक्ट करते हैं आर्म को, फिर उसके बाद जो सर्जन होता है वो क्या करता है कि जो एक्सिला के अगेंस्ट चेस्ट पे अपना फुट रख के उसे रिड्यूस करता है। जैसे कि इन दिस मैथड द सर्जन अप्लाई टू फर्म स्टडी पुल इन द सेमी अबडक्टेड आर्म, सेमी अबडक्ट आर्म को किया, उसके बाद हिज फुट एंड एक्सिला अगेंस्ट द चेस्ट वॉल, और चेस्ट वॉल के अगेंस्ट वो वहाँ पे अगेंस्ट उसके फोर्स अप्लाई करता है, रिडक्शन देता है। तो इसमें क्या होता है कि डिसलोकेशन जो होता है वो कम बैक फिर से अपनी पोजीशन में आ जाता है, इसमें और अदर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, हेड होता है वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट हम इसके कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं। जो हमारी टेक्निक है इनको हम स्क्रीन पे आपको दिखा देंगे। सो कॉम्प्लिकेशंस कुछ होती हैं आफ्टर दिस ट्रीटमेंट। एक्सिलरी नर्व होती है वो हमारी इंजर्ड हो जाती है, पैरालिसिस हो जाता है हमारी डेल्टोइड मसल्स पे, मीन्स वहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, सेंसेशन फील नहीं होता है। एपिलेप्टिक पेशेंट भी मतलब नर्व इंजरी होने की वजह से जो हो सकता है। लेट कॉम्प्लिकेशन भी एक होता है, इसमें मोस्ट कॉमन होता है कि ये फिर से हमारा रिकरेंट डिसलोकेशन हो जाए, फिर से दोबारा डिसलोकेशन होने के चांसेस हो सकता है। तो दोबारा डिसलोकेशन के चांसेस जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि हमारा जो पहले वाला डिसलोकेशन हुआ है वो प्रॉपर नहीं आर्टिकुलेट, प्रॉपर सही से नहीं हो पाया है रिडक्शन, एंड उसका ट्रीटमेंट सही नहीं हो पाया है, इसलिए हमें लेट कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। तो उसका भी ट्रीटमेंट जो हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं वो हमारा एक बैंकार्ट ऑपरेशन होता है, जैसा कि हमने अभी आपको बैंकार्ट लीजन बताया था पैथोलॉजी में। तो उसमें बैंकार्ट ऑपरेशन करते हैं। ग्लिनोइड लैब्रम जो होता है, जो वहाँ पे क्या था कि ग्लिनोइड लैब्रम हमारा स्ट्रिपिंग हो गया था, तो यहाँ पे हम ऑपरेशन करेंगे तो ग्लिनोइड लैब्रम और कैप्सूल को फिर से रीअटैच कर देंगे ग्लिनोइड रिम से। एंड बेस्ट एक होता है हमारा पुट्टी प्लेट ऑपरेशन। पुट्टी प्लेट ऑपरेशन में क्या करते हैं, डबल ब्रीस्टिंग करते हैं सब स्कैपुलर टेंडन पे, एक्सटर्नल रोटेशन जिससे जो प्रिवेंट हो सके और अबडक्शन भी प्रिवेंट हो सके, कास्टिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज आर्थोस्कोपिक बैंकार्ट रिपेयर। जो आर्थोस्कोपिक होता है बहुत ज़्यादा एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कि रिपेयरिंग जो होती है फास्ट हो जाए, बेटर हो जाए, तो इसकी भी डिमांडिंग, इस ऑपरेशन की डिमांडिंग बढ़ती जा रही है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर, फिर उसके बाद हमने उसकी इंस्टेबिलिटी डिस्कस किया है, फिर उसका हमने मैकेनिज्म डिस्कस किया है, पैथोएनाटॉमी डिस्कस की, पैथोलॉजिकल चेंजेस देखे, डायग्नोस देखा, एंड लास्ट इज ट्रीटमेंट देखा, और अदर टेक्निक भी देखी रिडक्शन के लिए। और उसके बाद हमने कॉम्प्लिकेशन देखा और सर्जिकल ट्रीटमेंट देखा कॉम्प्लिकेशंस का। सो आई होप आपको समझ आया होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।